to you by CoinSwitch Kuber. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की खास सीरीज एक नया पैसा का 9वां एपिसोड। हमारी ये खास सीरीज क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई है। क्रिप्टो करेंसी के बेसिक्स से लेकर उसके एडवांस प्रारूपों तक हमने जो हमारे पिछले एपिसोड्स रहे हैं उनमें विस्तार से चर्चा की है। लेकिन ये क्रिप्टो का जो संसार है वो बहुत विशाल है, कुछ ना कुछ चीजें छूट जाती हैं, कहीं ना कहीं हमें एक्सपर्ट ओपिनियन की बहुत जरूरत पड़ती है। और जिस तरह की भारत में इस वक्त स्थिति है, लोगों के मन में बड़ी ही क्रिप्टो करेंसी को लेकर असमंजस की स्थिति भी है। तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक जो क्रिप्टो ट्रेडिंग में जाना चाहते हैं, जो या ऑलरेडी क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं, या और भी लोग जो जनरल जानकारी के लिए चीजें जानना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए आज हम बात करेंगे क्रिप्टो एक्सपर्ट एडवोकेट निपुण सक्सेना जी से। बहुत बहुत स्वागत है निपुण जी आपका दी लल्लन टॉप के इस खास प्रोग्राम में। शुक्रिया, बहुत बहुत आभार जी। निपुण जी के बारे में मैं अपने दर्शकों को बता देती हूँ। निपुण जी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अभी एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट में भी वो अपीयर होते हैं। भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के तहत सीबीआई और एनआईए के लिए अप्रेंटिस रहे हैं और ही हैज आल्सो असिस्टेड इन वेरियस हाई प्रोफाइल केसेस। और क्रिप्टो फ्रॉड से जुड़े हुए तमाम जो लेटेस्ट केसेस हुए हैं उनके, उसमें वो क्रिप्टो फ्रॉड और उससे रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं उन मामलों में भी वो शामिल रहे हैं। तो शुरुआत एक्चुअली क्योंकि लीगल एस्पेक्ट पर हम बात कर रहे थे जैसे निपुण जी, तो शुरुआत वहीं से करते हैं कि भारत में जो जैसे क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं, उनके मन में कई तरह के सवाल इस चीज से जुड़े हुए होते हैं कि लीगल स्टेटस क्या है। कोई क्लियरली इस बात को कहीं कोई आरबीआई की सुन रहे, गवर्नमेंट इज सेइंग समथिंग, तो थोड़ा चल रहा है, घमासान चल रहा है, बट कोई एक शॉर्ट थिंग नहीं है। आपका क्या टेक है? ऑल्सो वी वुड लाइक टू नो कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या टेक है, इस पूरी जो चीज है क्रिप्टो करेंसी पर, उसकी ट्रेडिंग पर। व्हाट डू यू हैव टू से? सबसे पहली बात तो यह है कि जब ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी की बढ़ने लगी 2008 और 9 में, जैसे ही बिटकॉइन पॉपुलर हुआ, उसके बाद जितने भी नोवेस इन्वेस्टर्स थे वो उन्हें लगने लगा कि चलिए इसमें भी हम थोड़ा निवेश करके देखते हैं। और इसीलिए 2015-16 तक क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग आसमान छू रही। इनफैक्ट इंडिया से कंट्रीब्यूशन जो इन्वेस्टर्स का था क्रिप्टो करेंसी में, वो बहुत ही ज्यादा बुलिश टेम्परामेंट का था कि वो लोग आगे बढ़ के बिल्कुल अपनी पूरी तरीके से लगे हुए थे। सबसे पहली बात तो यह है कि क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेडिंग जो थी वो बढ़ गई थी 2015-2016 में। 2017 में आरबीआई ने एक सर्कुलर लाया जिसके तहत उन्होंने क्रिप्टो ट्रेडिंग को बैन नहीं किया, पर क्रिप्टो ट्रेडिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले बैंक्स को ये कहा कि अब ये सब करना इलीगल हो गया है फ्रॉम 2017 ऑनवर्ड्स। अब उसमें सबसे बड़ी समस्या ये थी कि क्रिप्टो करेंसीज की जो ट्रेडिंग है वो तो आप अपने डिजिटल वॉलेट पे कर रहे थे, पर जब आपको क्रिप्टो करेंसीज को वापस नॉर्मल करेंसीज या फिएट करेंसीज में कन्वर्ट करना था, वो उसके लिए तो आपको बैंकिंग की जरूरत थी, बैंकिंग सर्विसेज की। और जब आपने बैंक्स को ही कह दिया कि आप इनके साथ इन तरीके के ट्रांजैक्शंस नहीं करेंगे, तो उससे नेचुरली अपसेट होकर काफी लोगों ने, काफी बैंकर्स, काफी इनफैक्ट काफी इन्वेस्टर्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। अब उस जो मोबाइल एंड इंटरनेट फ्रीडम एसोसिएशन जो केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष सबसे पहला प्रश्न यही था जो आपने भी पूछा है कि क्रिप्टो करेंसी का स्टेटस क्या है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये यक्ष प्रश्न इसलिए बन गया था क्योंकि क्या ये क्रिप्टो करेंसी को, क्या आप कह सकते हैं कि एक करेंसी है ट्रेडिशनल सेंस? क्या ये गुड्स या कमोडिटी है, या फिर क्या क्रिप्टो करेंसी सिक्योरिटी है? क्योंकि अगर इस पर डिपेंड करेगा कि अगर वो उनमें से कोई भी 3 चीज होगी तो उसके ऊपर उस तरीके का कानून अप्लाई होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये मान लिया जाता है कि ये करेंसी है, तो अब्रॉड से जितने भी ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं वो फैमा में रेगुलेट होंगे। अगर ये मान लिया जाए कि ये कमोडिटी है, तो फिर दूसरा प्रश्न आएगा कि आप क्या बेच रहे हो और किस चीज की डिलीवरी प्राप्त कर रहे हो, तो उस पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा 1930 का। और तीसरी चीज है कि अगर आप ये कहते हो कि नहीं ये सिक्योरिटी है, जैसे आप शेयर्स और स्टॉक्स ट्रेड करते हो,
रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, ऐसे ही आप क्रिप्टोज की ट्रेडिंग कर रहे हो एक अनरिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, सो कॉल्ड। यस। तो फिर उस पे सेबी एक्ट लागू होगी 1992 की, और उसमें इनफैक्ट और भी बहुत सारे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एनालाइज किया कि बाकी के जुरिस्डिक्शंस में उसको किस तरीके से देखा जाता है। मेरा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट उस दिन इस बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुका था कि अपनी तरीके से डिफाइन कर सके। ऑल्दो सारी डेफिनेशंस उन्होंने सारे देशों की उठाकर रख दी, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो एक ऐसी स्थिति है जहां चार अंधे लोग हाथी को अलग अलग जगह से छू रहे हैं ये पता करने के लिए कि भाई वो है क्या चीज। तो इनफैक्ट वही स्टेटमेंट उन्होंने भी अपने जजमेंट में भी लिखा है माननीय न्यायमूर्ति ने। तो बेसिकली आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि क्रिप्टो करेंसी ना एक कमोडिटी है, ना स्ट्रिक्टली स्पीकिंग एक करेंसी है, और ना ही सिक्योरिटी है। अगर ये तीनों नहीं है तो फिर ये क्या है, उसका प्रश्न, उस प्रश्न का उत्तर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं दे। पर क्या किया जाता है वो बहुत इंटरेस्टिंग। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आरबीआई ने जो किया वो गलत किया, क्योंकि जो आप नहीं जानते हैं जिस चीज के बारे में, या जिस चीज के बारे में आपने रिसर्च नहीं किया, उसको आप बैन नहीं कर सकते, आप उसको रेगुलेट जरूर कर सकते हैं। और इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि धारा 35 के अंतर्गत आरबीआई के पास पूरी स्वतंत्रता है इस क्रिप्टो करेंसी नामक वस्तु को रेगुलेट करने की। और ये पावर फेमा में भी आती है कि सेक्शन 2H जो है फेमा का, वो ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई बाय नोटिफिकेशन किसी भी अदर इंस्ट्रूमेंट, अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को करेंसी का स्टेटस दे सकता है। पर क्या आरबीआई ने ऐसा किया? आरबीआई ने बिल्कुल नहीं। आरबीआई भी बहुत कॉशियसली वॉच कर रहा था जी, और बाकी सारी एजेंसीज थी वो भी बहुत कॉशियसली वॉच कर रही थी। इनफैक्ट सेबी ने अपनी एक उससे पहले वाली रिपोर्ट में भी, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, सेबी ने स्पेसिफिकली कहा था कि हम भी रेगुलेट नहीं करना चाहते क्योंकि हम नहीं जानते ये क्या बना है। यस। अब अगर बाकी के विदेशों में देखा जाए कि भाई इसको कैसे रेगुलेट किया जा रहा है, तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वो उसको वैल्यू करती है, उसको डिफाइन करती है एज अ सिक्योरिटी, लाइक शेयर्स और स्टॉक्स। वहीं पे सेम गवर्नमेंट में एक CFTC कमोडिटीज ट्रेडिंग कमीशन है जो उसको एज अ कमोडिटी व्यू करती है। तो मेरे हिसाब से डिपेंडिंग अपॉन द यूटिलिटी ऑफ क्रिप्टो करेंसी उसकी डेफिनेशन उस हिसाब से आई जाएगी और उस हिसाब से लॉ रेगुलेट करेगा। पर प्रश्न यह है, क्या आज की तारीख में ऐसा कोई लॉ है? आंसर है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जस्ट बिकॉज कोई लॉ नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रेडिंग बैन कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 19(1)(g) में जहां आपके पास स्वतंत्रता है कि आप कोई भी राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, बिजनेस, तो आप ट्रेड, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, बिजनेस इन क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है। दो चीजें बताता है सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में ये भी स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई उसको रेगुलेट कर सकता है तो आरबीआई है। आरबीआई करना चाहती है या नहीं करना चाहती है वो अलग प्रश्न, पर चूंकि कोई रेगुलेट करने वाला नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेडिंग नहीं हो सकती। तो आज की तारीख में ट्रेडिंग इज लीगल इवन व्हेन देयर इज नो रेगुलेशन। यस, सो समहाउ अगर हम फ्यूचर की तरफ देखें तो थोड़े से पॉजिटिव हम कह सकते हैं कि स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जैसे कि अभी आपने सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन के बारे में बताया। निपुण जी, अगली बात आती है जो क्रिप्टो टेक इंडस्ट्रीज हैं, जो यहाँ पर कंपनीज हैं, उनकी ग्रोथ के बारे में, कैसा ये पूरा सिनेरियो है, किस तरह से इसने इंडियन इकोनॉमी में को बूस्ट दिया है और जॉब मार्केट पर इसका कितना असर पड़ रहा है या पड़ेगा आने वाले टाइम में? आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, मैं इस प्रश्न को दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। पहला जो है वो है कि लेट्स से कि इकोनॉमी को कैसे बूस्ट कर रहा है, और दूसरा कि किन किन तरीके से बूस्ट कर रहा है। मेरी समझ से नैस्कॉम की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट पे साइट करना, बिकॉज नैस्कॉम रिपोर्ट कह रही है कि 2025-26 तक इस एवेन्यू की ग्रोथ जो है वो लगभग 2.3 to 2.5 बिलियन डॉलर है।
NASSCOM को इसलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ही ट्रेडिशनल और ऑर्थोडॉक्स मेथोडोलॉजी अपनाता है। अगर आप क्रिप्टो स्पेस में बात करें तो वो तो एस्टिमेट कर रहे हैं कि 2026 तक आपके 10.6 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री हो जाएगी, which is 10 times the figures quoted by NASSCOM. Right? तो मैं लेट्स से अगर मैं NASSCOM के भी एस्टिमेट्स को लेकर चलता हूं, जो मुझे नहीं लगता सही है क्योंकि बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है क्रिप्टो सेगमेंट में। अगर आप अक्टूबर की रिव्यूज देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 1500% जंप इन क्रिप्टो के रेट्स, टिपिकल क्रिप्टो करेंसीज जो भी ट्रेड हो रही है। अब प्रश्न ये है कि इकोनॉमी को कैसे बोल्स्टर किया जा सकता है। बात क्रिप्टो की नहीं है, बात है उसकी अंडरलाइन टेक्नोलॉजी की, जो है ब्लॉकचेन, राइट, जो डिस्ट्रीब्यूटिव लेजर टेक्नोलॉजी को फॉलो करती है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी बना देती है। उसके ऊपर किसी भी प्रकार के मिडिलमैन या एजेंट्स या ब्रोकर्स का कोई कंट्रोल नहीं बचता। और तीसरा, कोई भी मूवमेंट देख सकता है पैसे जाते हुए, यानी वो इंसान जिसके पास उस क्रिप्टो की अपनी प्राइवेट की है, वो उसका मूवमेंट फॉलो कर सकता है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस तो जबरदस्त है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी सीबीएसई ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाया है ये यूज करने के लिए कि किसी प्रकार की फेक डिग्रीज और सर्टिफिकेट जो लोग यूजुअली लगा देते थे वो कर्ब हो जाएगा उससे, बिकॉज अब जिसके पास वो डिग्री होगी वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ओनली दैट पर्सन कैन बी एबल टू व्यू इट। और अगर किसी को चेक करना पड़ेगा कि ये जेन्युइन है या नहीं है, वो बीएलटी यूज करके पता कर लेगा कि ये जेन्युइन है या नहीं। राइट, तो आप देखिए उससे ट्रिमेंडस जॉब एप्लीकेशन जितने भी जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फेक सर्टिफिकेट्स या डिग्रीज, वो सब एलिमिनेट हो जाएंगे। सेकंड चीज जो मुझे लगता है जो काफी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये जितने भी ट्रेडिशनल बैंकिंग चैनल्स अभी तक काम कर रहे थे वो काम करते हैं फैसिलिटेशन फीस पे, कमीशन पे, वो करते हैं आपके ट्रांजैक्शनल फीस पे। ये सारी चीजों को इफ नॉट एलिमिनेट बहुत ही हद तक रिड्यूस कर देगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बिकॉज ब्लॉकचेन के लिए आपको किसी ट्रेडिशनल बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, कोई कॉन्क्रीट किसी वॉल का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी नहीं, आपको किसी इंसान से बात नहीं करनी, आपको बस अपना पंच करना है जो भी आपकी की है, और आपका पैसा या आपको जो भी खरीद फरोख्त करनी है आप उससे कर सकते हैं। इनफैक्ट बेस्ट एग्जांपल्स जो हैं इसके वो है एस्टोनिया में, वो है सिंगापुर में, जहां पे क्रिप्टो एटीएम्स खुले हुए हैं, जहां आप अपनी क्रिप्टो करेंसीज दीजिए और फिएट करेंसीज वापस ले सकते हैं उनसे। तो मेरे हिसाब से बहुत सारे एप्लीकेशन है। इकोनॉमी और कैसे बोल्स्टर हो रही है कि आप अपने किसी भी ट्रेडिशनल लोन सिस्टम वगैरह सबको यू कैन जस्ट से गुड बाय टू देम, बिकॉज आप क्रिप्टो करेंसीज को यूज करके यू कैन अवेल क्रिप्टो लोन्स विदाउट एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पिक्ड अप होती है, या फिर कोई ऐसी अथॉरिटी जो एस्टैब्लिश कर रही हो उन सब चीजों को। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपकी आइडेंटिटी हमेशा नोन है। जहां भी पैसा मूव कर रहा है आपको पता है कि आप कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, किधर से आपने पैसा निकाला है। तो मेरे हिसाब से एप्लीकेशन जो है टेक्नोलॉजी की वो बहुत व्यापक है, उसके बहुत सारे यूजेस हैं। अब लेते हैं कि इंडिया कैसे उसको करता है जी। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नीति आयोग का। नीति आयोग ने अभी टीम अप किया हुआ है एक ऐसे ही क्रिप्टो इन्वेस्टर से। मैं अभी नाम खुलासे नहीं करना चाहता बिकॉज मैं नहीं चाहता कि वो उसके कुछ कमर्शियल एंगल्स हों, बट बात ये हो रही है कि आंध्र प्रदेश में एक पायलट फेज पे टाइटल डीड्स जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी आपके लैंड्स हैं, उनके प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जा रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिससे एक खसरा नंबर या एक सर्वे नंबर पे जो भी इंसान हो उसकी एकदम से आप मैच कर सकते हैं कि उसके रिजल्ट पे है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो बहुत पाथ ब्रेकिंग ये एप्लीकेशन होगी। उससे क्या है, आपके जो उन तरीके के केसेस थे जहां एक लैंड पे 15-15 रजिस्ट्रियां होती थी, वो सब होना बंद हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इन चीजों से भी जो बूस्ट है इकोनॉमी को वो जबरदस्त मिलने वाला है। ऑब्वियसली, और जैसे फॉर एग्जांपल वी आर मूविंग टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर और फॉर एग्जाम्पल इन एजुकेशन, तो आई थिंक यहाँ पर भी कुछ रिवोल्यूशनरी इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जरूर हो सकता है। तो एप्लीकेशंस तो अथाह हैं और आशा करते हैं कि इस तरह से इस ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चीजें बेहतर बने। निपुण जी, अगला सवाल टैक्स इम्प्लीकेशन से रिलेटेड है कि
क्रिप्टो के जो टैक्स इम्प्लीकेशंस हैं और सरकार को उसे किस तरह से देखना चाहिए या लोगों को उसे किस तरह से देखना चाहिए, और ये हमारे जो जो लीगल स्टेटस है या बनेगा उससे ये कैसे रिलेटेड है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कि सबसे बड़ी ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि लीगल स्टेटस क्या है, बिकॉज उसके लीगल स्टेटस पे डिपेंड करेगा कि टैक्सेशन कैसे लीगल है। पर अभी तक जो मुझे एप्लीकेशन हो रही है वो यूजुअली ट्रेडिंग के मामले हैं। ट्रेडिंग में टैक्सेशन बड़ा ही सिंपल सा है। अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी महीने से ज्यादा अगर आप क्रिप्टो को वो करते हैं, अपने पास इन्वेस्ट करते हैं और वापस रिटर्न लेने की कोशिश करते हैं, तो उस केस में आपके ऊपर लगेगा कैपिटल गेन्स टैक्स। ठीक है, कैपिटल गेन्स टैक्स जो होगा वो 20% की दर पे लगेगा। अगर ये शॉर्ट टर्म आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे आज ही खरीद फरोख्त हुआ, तो फिर डिपेंड करेगा आपका स्लैब क्या है। जैसे कि अगर आप वो 15 लाख से ऊपर आएंगे तो 30% आपके ऊपर टैक्सेशन पड़ेगा। अगर वो जो भी इनकम टैक्स फॉर दैट पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर आपके ऊपर लागू होगी। तो मेरे हिसाब से जो इनडायरेक्ट टैक्स कंपोनेंट है वो तो बड़ा सिंपल सा है। अच्छा, अब जो ट्रेडिंग कर रहे हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पे और जो ब्रोकर्स हैं, जैसे जितने भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वो चार्ज कर सकते हैं आप 18% जीएसटी फॉर एवरी ट्रेड। और वो जो ट्रेड है वो ऑफकोर्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अपनी जेब से तो भरेंगे नहीं, वो कौन देगा? वो कस्टमर्स देंगे। तो वो जो भी वो अपने प्रोसेसिंग फी, ट्रांजैक्शन फी, उसमें वो 18% की दर लगाकर कस्टमर्स को चार्ज कर सकते हैं। जी। हाँ, एक चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है, सॉरी, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने अभी बहुत रिसेंटली 10 अगस्त 2021 को मैंडेट किया है कि अगर कंपनीज क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रही है, बिकॉज हम अभी इंडिविजुअल्स की बात कर रहे थे, अगर कंपनीज इन्वेस्ट कर रही है क्रिप्टो करेंसी में, तो उन्हें अपनी बैलेंस शीट में मेंशन करना पड़ेगा कि कितनी वर्चुअल करेंसीज उन्होंने खरीदी, कितनी बेची और कितने उनके पास डिजिटल क्रिप्टो करेंसी के टोकन हैं और किस करेंसी के। तो ये मेरी समझ से एक पॉजिटिव स्टेप आ रहा है, धीरे धीरे रेगुलेट करने की कोशिश की जाए। जी। अभी जो आरबीआई के गवर्नर हैं उन्होंने कहा था कि सीरियस कंसर्न्स हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ही पर्टिकुलरली मेंशन्ड देयर, और उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? और एक और चीज आती है कि somehow we have been researching about it and then there is one term called stable coin, और इस तरह की जो जो एस्पेक्ट्स हैं, क्या कहीं ना कहीं वो यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं या कैसे उनको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में अगर आप कुछ बता पाए। देखिए, जो आरबीआई के जो गवर्नर हैं उनकी जो टिप्पणी रही है क्रिप्टो करेंसी पे कि बहुत ही वॉलेटाइल है, वो सही बात, वो गलत नहीं। वॉलेटिलिटी कैसे आ रही है? क्योंकि वॉलेटिलिटी के बहुत सारे कारण हैं जो बहुत इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल और उस पे मैं ड्वेल नहीं करूंगा ज्यादा। मैं ये बताना चाहूंगा बट कि काफी करेंसीज हैं जो वॉलेटाइल होंगी। जैसे आप डॉज कॉइन ले लीजिए, जहां बिटकॉइन में आप सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस निकाल सकते हैं बाहर, उससे ज्यादा, बिकॉज उसमें एक अपर कैप लिमिट फिक्स्ड है। जब सताशी नाकामोटो ने उसको इंट्रोड्यूस किया था सन 2008 में, तो उन्होंने कहा था कि 21 मिलियन यूनिट्स ऑफ बिटकॉइन से ज्यादा आप उसको माइन कर ही नहीं सकते। डॉज कॉइन इसके कॉन्ट्राडिस्टिंक्शन में एक बार की माइनिंग पे मिलियंस ऑफ डॉज कॉइन रिलीज करता है हर दिन के हिसाब से। अगर ऐसा हो रहा है तो नेचुरली इन्फ्लेशन और वॉलेटिलिटी में वो बहुत ज्यादा होगा। अभी तक चूंकि बिटकॉइन और इन सब की डिमांड ज्यादा थी, इसलिए बिटकॉइन में वॉलेटिलिटी है, बट राइज ही होगा बिटकॉइन, जितना मैं जानता हूं। एकदम से इतना स्टीप डिप नहीं आएगा, और जितना भी स्टीप डिप हो वो इतना नहीं हो सकता कि $43,000 से एकदम से $3,000 रह जाए। तो एटलीस्ट फॉर मतलब परसेप्चुअली स्पीकिंग थोड़े शॉर्ट पीरियड में मुझे तो गेन्स होते दिख रहे हैं। पर प्रश्न का उत्तर जो है वो ये कि आप इसको रेगुलेट करें तो करें कैसे? क्योंकि आप खुद लॉ नहीं लाना चाह रहे हैं अभी तक, या आप कह रहे हैं कि आप उसमें रिसर्च कर रहे हैं और जब रिसर्च कंप्लीट होगी तब आप जाके एक लॉ लाएंगे। तब तक तो आपने एक अनरेगुलेटेड रेजिम, फ्री फॉर ऑल गेम शुरू हो गया है, जहां पे बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं पर जहां बहुत सारे बुरे प्लेयर्स भी हैं। और मेरी समझ से जितने भी आक्षेप क्रिप्टो करेंसीज पे लग रहे हैं वो इस वजह से लग रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बुरे प्लेयर्स आ गए हैं मार्केट में,
जो अपने अपने कॉइन्स निकाल देते हैं। उन कॉइन्स की कोई वैल्यू होती है या नहीं होती है कुछ नहीं पता। अब आप सोचिए, बारबाडोस में बैठा हुआ एक इंसान इंग्लैंड में एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है और इंडिया से इन्वेस्टर्स मांग रहा है ना, एंड एवरीथिंग विल बी डन थ्रू क्रिप्टो करेंसी। तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आएगी कि अगर इंग्लैंड के लॉस कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी, चूंकि बिकॉज बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ये कह दिया है कि क्रिप्टो करेंसी से आप लैंड नहीं परचेज कर सकते, तो यानी ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही इलीगल है। तो अब अगर पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो फिर कहां पैसा आएगा, किसके पास पैसा आएगा, कैसे लौटाया जाएगा, कौन किसको सू करेगा, कहां सू करेगा, ये बहुत सारे प्रश्न है। इसीलिए एक हिदायत के तौर पे जो भी क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं वो ये देखें कि कौन सा प्रोजेक्ट है, कहाँ सिचुएटेड है, उसका जो व्हाइट पेपर है उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लें, डिस्क्लोजर्स देख लें कि जो काम आप करने जा रहे हैं वो क्या लीगल है भी उस कंट्री में या नहीं है। और पते की बात आपने बताई, और आशा करते हैं कि जो लोग ये करने जा रहे हैं वो इस चीज का खास ख्याल रखें। थोड़ा दूरदर्शी सा प्रश्न है, थोड़ा फ्यूचर में ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हो जा रहे हैं हम, लेकिन इंटरेस्टिंग भी है कि क्या कभी इन फ्यूचर क्रिप्टो फिएट करेंसी की जगह या उसके विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है? इज इट पॉसिबल, इज इट फीजिबल? मेरे हिसाब से दो, जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा था उसका जो सेकंड पार्ट है वो इसमें आंसर हो जाएगा। स्टेबल कॉइन्स जो आ रहे हैं वो एग्जैक्टली गवर्नमेंट बैक्ड कॉइन्स की तरह देखे जाए। अगर गवर्नमेंट बैक कर रही है उन कॉइन्स को, जैसे यूएस डॉलर ने अपना एक डिजिटल वर्जन भी निकाला है, राइट, पर आप देखिए उसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेजेक्टरी है। देयर आर टू सेट्स ऑफ कंट्रीज जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मैं देख पा रहा हूँ। पहली सेट ऑफ कंट्रीज वो हैं जो अपनी खुद की डिजिटल करेंसीज लॉन्च कर रही हैं और उनकी ऑफ कोर्स वही वैल्यू होगी जो फिएट करेंसी की वैल्यू होने वाली है, तो उसमें कोई वॉलेटिलिटी आएगी नहीं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड स्टेबल, क्योंकि वो चेंज होंगे ही नहीं। पर उसके साथ वो क्या कर रहे हैं कि बाकी कंपनीज जिनके डिजिटल करेंसीज हैं उनको भी चालू रखते हैं, और दूसरी सेट ऑफ कंट्रीज है चाइना जैसी, जिन्होंने अपनी तो लॉन्च कर दी बट बाकी सारी बैन कर दी। तो इससे क्या हुआ, इससे यही हुआ कि बेसिकली ये कहना हुआ कि जैसे कंट्री की करेंसी उसकी अपनी करेंसी और कोई करेंसी नहीं लागू होगी, ऐसे ही चाइना ने अभी किया है कि करेंसी हो तो हमारी हो, कोई और हो तो हम उसको वैलिड लीगल टेंडर ही नहीं मानेंगे। आज की तारीख में इंडियन लॉ जो है वो भी उसको वैलिड इंडियन लीगल टेंडर नहीं मानता है, पर इंडियन लॉ ये नहीं कह रहा है कि आप फॉरेन करेंसीज में डील नहीं कर सकते या डिफरेंट वर्चुअल करेंसीज में डील नहीं कर सकते। चाइना ने ये किया है, उसने आउटराइट बैन इम्पोज किया है। क्योंकि मैं देख रहा था कि काफी जगह आप लोगों के प्लेटफॉर्म पे भी काफी जबरदस्त डिबेट चल रही है कि पर चाइना ने तो उसको पूरी तरीके से प्रोहिबिट कर दिया, तो फिर इंडिया क्या करे, क्या क्या वर्चुअल करेंसी खराब है? ऐसा नहीं। बात यह है कि एक पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन में वो बैन कर सकता है, उसकी सॉवरेनिटी है, वो डिसाइड कर सकता है अपनी पॉलिसी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारी कंट्रीज ने उसको वो किया है। और अगर आपको देखना है कि आई मीन इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट योर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ड्रीम, तो यू हैव टू इंश्योर कि आप इस तरीके के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स को जगह दें, उन्हें रेगुलेट करें। और अगर आप रेगुलेट करेंगे तो आपकी जो जन समाज है, आपके जितने सिटीजन हैं, उनको और ज्यादा भरोसा होगा। लीगलाइजेशन विद रेगुलेशन। ऑल राइट। एक और सवाल कि हम जानना चाहते हैं पर्टिकुलरली कि बाकी जो देश हैं वो क्रिप्टो करेंसी को कैसे रेगुलेट कर रहे हैं, और इंडिया में किस तरह के जो मेजर इश्यूज आ रहे हैं उसको रेगुलेट करने में, उनको अगर आप हमारे दर्शकों को बता। सबसे पहला इशू तो जो मुझे दिखता है वो ये है कि इकोनॉमीज जो छोटी साइज के हैं, जहाँ कम लोग हैं, वहाँ क्रिप्टो करेंसीज में मेजर बूम पकड़ा हुआ है। जैसे एस्टोनिया हुआ, जैसे सिंगापुर हुआ, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आपके लोग जितने बहुत ही स्मॉल सेट ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जिनको आपको गवर्न करना, वहाँ वैसे ही उसके वनस्पत अगर आप देखें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या यूरोपियन यूनियन के किसी भी देश, तो उनके पास अपनी खुद की रेगुलेटरी बॉडीज हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन है। बहुत ही इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे कि जितने भी फ्रॉडुलेंट क्रिप्टो ब्रोकर्स हैं
वो कभी भी यूनाइटेड स्टेट्स के नेशनल से पैसा नहीं मांगेंगे। इनफैक्ट उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि यदि आप सिटीजन है यूनाइटेड स्टेट्स के तो कृपया हमारे पास इन्वेस्ट करने की धृष्टता ना दें। उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है, क्योंकि एसीसी के लॉस कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के कि फर्क नहीं पड़ता कि आप किस देश में बैठ के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर यूएस सिटीजन ने कहीं भी इन्वेस्टमेंट किया है तो ये मान लिया जाएगा कि हमारे पास जुरिस्डिक्शन है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट यूएस के सॉइल पे माना जाएगा। और इसीलिए हमारे जो रेगुलेटर है वो आप कहीं भी बैठे हो आपको बिल्कुल अपने गिरबान में ले लेंगे। तो मेरे हिसाब से इस तरीके के प्रोसेसेस जो हैं वो और कंट्रीज को भी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। मैं ये मानता हूं कि काफी क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को ये सुन के काफी डर लगेगा, बिकॉज सताशी नाकामोटो जब उन्होंने लॉन्च किया था बिटकॉइन या और भी अलग तरीके की जितनी भी वर्चुअल करेंसीज आप देख रहे हैं, उनका अंडरलाइन प्रिंसिपल ये था कि रेगुलेशन से जितना दूर रहे उतना अच्छा। he said that ये डिसेंट्रलाइज्ड ही इसका एक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ही डीरेगुलराइजेशन, पर उस पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि आपको बैंकिंग कंट्रोल नहीं चाहिए, आपको रेगुलराइजेशन नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ आपको उन्हीं बैंक्स की मदद की जरूरत पड़ती है जब आपको क्रिप्टो से फिएट करेंसी में कन्वर्ट करना होता है। तो ये विरोधाभासी लॉजिक किस प्रकार का? या तो आप बोल दो कि हमें बिल्कुल ही भरोसा नहीं है, या आप बोल दीजिए कि हमें भरोसा है, और अगर भरोसा है तो फिर आपके पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, छुपाने को कुछ है ही, फिर आप को रेगुलेशन इनिशिएटिव करिए। ये कहना कि रेगुलेट नहीं कर सकते मेरे हिसाब से वुड बी अ बिट ऑफ फार एंड, बिकॉज देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस में एंटी टेरर फंडिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं। वो सारे देशों ने अग्री किया हुआ है, ट्रीटीज हैं उसकी, कवर्नेंट्स है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस है कि आप किसी भी इन द गाइस ऑफ क्रिप्टो से आप जो क्राउड फंडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, उसकी गाइस में आप किसी तरीके के टेरर आउटफिट को तो नहीं सप्लाई कर रहे हैं, किसी तरीके के मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज में तो पार्टेक नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हर देश अपने हिसाब से अपने रेगुलेशंस बनाएगा कर्व करने के लिए, और वो मेरी समझ से किसी भी इंसान के लिए बहुत बहुत जरूरी भी है कि हमें भी पता पड़े कि आज आप या मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्रिप्टो में वो पैसा जा कहाँ रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, एक और टर्म आता है जी, NFT, नॉन फंजिबल टोकन, जिसका जिक्र क्रिप्टो करेंसी के साथ कई बार मिलता है, तो कैसे रिलेटेड है और क्या व्हाट इज इट बेसिकली? देखिए नॉन फंजिबल टोकन जो बहुत ही लेमैन के उसमें समझा रहा हूं मैं, तो वो होगा एक ऐसा टोकन जिसको आप किसी और क्रिप्टो एसेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे हैं और आपके पास बिटकॉइन है और आप बिटकॉइन को ईथर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, या लाइटकॉइन में, या डॉजकॉइन में, या किसी भी और उसमें, तो आप वो कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इतने भी हैं टोकन्स, ये फंजिबल टोकन्स है, यानी एक टोकन दूसरे टोकन में कन्वर्ट हो सकता है। नॉन फंजिबल टोकन्स वो टोकन्स होते हैं जिनमें आप किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप सिर्फ उसी को खरीद सकते हैं, और उसको एक बार खरीद लिया तो उसको आप किसी और चीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यूजुअली एक कलेक्टर्स आइटम टाइप के टोकन्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिर कुछ भी लग सकती है। और अब बात क्रिप्टो फ्रॉड की, जिससे आपके पास, सिंस यू आर एन एडवोकेट, आपके पास इस तरह के केसेस भी आए हैं, आपने कई केसेस भी लड़े हैं, तो एग्जाम्पल से भी समझना चाहेंगे और जनरली भी जानना चाहेंगे कि इंडिया में किस किस तरह के क्रिप्टो फ्रॉड्स देखने को मिल रहे हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी तक इस तरह के केसेस से डील करने में, और क्रिप्टो ट्रेडर्स को क्या हिदायत देना चाहेंगे? तो क्रिप्टो फ्रॉड्स जो हैं वो भी काफी राइज पे हैं, बिकॉज नेचुरली जब से 2020 का ऑर्डर पास हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, तब से काफी ज्यादा मशरूमिंग हो गई है क्रिप्टो ट्रेडर्स में। काफी ब्रोकर्स ऐसे आए हैं जो इलेजिटिमेटली बिजनेस कर रहे हैं। उनमें से 3 या 4 तरीके के फ्रॉड्स मैंने बहुत पॉपुलरली देखे हैं। पहला तो ये होता है जहां वो आपको कहते हैं कि आप डिजिटल वॉलेट अपना बनाइए, आप उसमें करेंसी स्टोर करिए, जो भी आप अपने डिजिटल मनी स्टोर करते हैं, उसके बाद वो आपका डिजिटल वॉलेट सो कॉल्ड आपको लॉक कर देते हैं, आपके अकाउंट के क्रेडेंशियल्स कर देते हैं, आपका अकाउंट डिसेबल कर देते हैं, जिससे आपका पैसा जो है वो फंस गया। उसके बाद आपको पता पड़ता है कि उसने वहां अपना कहीं बैठा हुआ है साइप्रस में, और वहां से उन्होंने पैसा निकाला और अपने अमाउंट में डिपॉजिट कर दिया। आप यहाँ फोन कर रहे हैं हॉटलाइंस और
कॉल सेंटर्स को और नेचुरली उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। एक तरीके का फ्रॉड ये है। दूसरे तरीके के फ्रॉड जो लोअर लेवल के फ्रॉड्स होते हैं वो ये होते हैं डिपॉजिट पे आप पैसा अगर चार्ज करने लग जाए। जैसे ऑफ कोर्स पेटीएम या कोई भी जो वॉलेट होता है वो आप पे कन्वीनियंस फी चार्ज करता है। यूजुअली मेक माई ट्रिप हो या booking.com हो, कोई भी एग्रीगेटर इस तरीके का है, वो 1 से 2% आरबीआई के रूल्स के हिसाब से कर सकता है। अब चूंकि कोई रेगुलेट करने वाला नहीं है, तो अगर इन लोगों की इच्छा हुई, काफी इस तरीके के जो अनस्क्रूपुलस प्लेयर्स होते हैं वो यही करते हैं। वो आपको बताएंगे कि साहब $100 आप इन्वेस्ट करिए। जैसे ही आपने $100 आपके यहाँ से कटा, आपके डिजिटल वॉलेट में दिख रहा है $25 ही। पता पड़े $75 की उन्होंने कन्वीनियंस फी चार्ज कर दी। सो दैट अकॉर्डिंग टू मी इज आल्सो अ टाइप ऑफ फ्रॉड, क्योंकि आपने डिस्क्लोज तो किया नहीं। तीसरे तरीके के फ्रॉड्स ऐसे होते हैं कि साहब चलिए आपने ट्रेडिंग कर ली, आपने प्रॉफिट कमा लिया, अब आपको विड्रॉ करना है। जब आप विड्रॉ कर रहे हैं तो आपके ऊपर इस तरीके की कन्वीनियंस फी लगाई जाएगी, राइट। और चौथा तरीके के जो हैं वो होते हैं स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग, कि आप उसकी एक्चुअल वैल्यू पे नहीं कर रहे हो, आप उसकी फ्यूचरिस्टिक वैल्यू क्या होगी उसके ऊपर वो कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये गैम्बलिंग हुई। कि आज से 10 साल या आज से 10 दिन बाद या 10 घंटे बाद इस पर्टिकुलर वर्चुअल करेंसी की क्या वैल्यू होगी, वो आज आप कैसे बैठ के बता सकते इतनी शॉर्ट विंडो में। तो वो मेरे हिसाब से भी बहुत डेंजरस ट्रेंड है जो आ रहा है हम लोगों की नजर में। तो उन पे काफी सारे केसेस हैं जो बहुत ही रिसेंटली लड़ने पड़े, क्योंकि काफी इन्वेस्टर्स का काफी ज्यादा पैसा डूब गया इन सारे चीजों में। तो इनसे अब क्या हिदायतें दी जा सकती हैं लोगों को? पहली चीज तो कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से पढ़िए। कॉन्ट्रैक्ट में आपको सारे क्लूज मिल जाएंगे कि ये एक्चुअली लेजिटिमेट प्लेयर है या ये किसी तरीके का फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है। कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज हैं जिनके ऊपर नजर रखिए। अगर वो कह रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो सारी कंट्रीज में इनकॉर्पोरेटेड सारी एंटिटीज या कंपनीज बेकार हैं या फ्रॉडुलेंट है, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ कंट्रीज कुछ ज्यादा ही रिलैक्स। फॉर एग्जाम्पल आपके साइप्रस, आपने देखा अगर वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स, अगर वो इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है एक स्पेसिफिक समोअन आइलैंड्स पे, केमन आइलैंड्स पे, तो आप थोड़ा पहले ही देख लीजिए कि ये इसके रिव्यूज कैसे हैं। कोरा पे सर्च कर लीजिए कि उसके रिव्यूज किस तरीके के हैं, किस टाइप क्या है। उनके जो एप्लीकेबल जुरिस्डिक्शन क्लॉज है उसको तो बहुत ध्यान से देखिए। अगर वो क्लॉज कह रहा है कि साहब देखिए, आप अगर आपका पैसा हम नहीं लौटाते हैं तो आपको फ्लाइट पकड़ के हमारे देश आना पड़ेगा केस फाइल करने के लिए, तो आप समझ लीजिए बिल्कुल ही प्रॉब्लम है। काफी जगह आपको ये भी पता पड़ेगा कि उसकी विड्रॉल परसेंटेज क्या है, प्रोसेसिंग फी कितना चार्ज कर रहा है, कब चार्ज कर रहा है। अगर इन एस्पेक्ट्स पे साइलेंट है तो कोशिश करिए कि $1, $2, $10 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। ऐसा नहीं कि एक साथ उठा के $5,000 डाल दिए, राइट। तो वो मेरे हिसाब से ये सारी चीजें जिनको बहुत क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। नेक्स्ट एक तरीका जो है चेक करने को, ये देखना चाहिए कि उनकी जो वैल्यू जो उनके प्लेटफॉर्म पे दिख रही है, क्या वो एक्चुअली उसकी वैल्यू है उस पर्टिकुलर क्रिप्टो एसेट की या नहीं है। तो फॉर एग्जांपल बिटकॉइन की अगर वैल्यू आज $43,000 चल रही है और वो अपने प्लेटफॉर्म पे दिखा रहा है $50,000, तो आप समझ सकते हैं कि एक बिटकॉइन की परचेस पे वो $7,000 तो उसी के पॉकेट में जा रहा है। तो ये सारी चीजें वही है, मतलब बेसिक प्रिंसिपल वही है, जागो ग्राहक जागो। आप अपनी रिसर्च करके चलिए, आप पूरा उसको चेक करिए टर्म्स एंड कंडीशंस, उसके बाद ही आप उसमें निवेश। जी, बहुत बहुत शुक्रिया निपुण जी, आपने तमाम विषयों के बारे में क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए हैं, हमारे कई सारे जो डाउट्स थे उन्हें क्लियर किया। और आई होप जो दर्शक इस वक्त एक नया पैसा के इस एपिसोड को देख रहे होंगे और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते होंगे या अभी भी करंटली वो ट्रेड करे, तो उन्हें बहुत सारी चीजें पता चली होंगी। और thank you so much for being here. Thank you so much for enlightening us. And thank you so much, Divyanshi ji. It's a pleasure. It's a pleasure. Yes. क्रिप्टो करेंसी का समझिए सारा मायाजाल। फिर भी अगर बचे कोई सवाल, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, हमारी वेबसाइट हो या ऐप, जहां कहीं भी से देख रहे हैं आप, कमेंट सेक्शन का कीजिए फुल ऑन इस्तेमाल। 10वें एपिसोड में लिए जाएंगे आपके सारे सवाल
तब तक देखते रहिए एक नया पैसा हमारे साथ।